आईवीएफ जो है ना, ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जो पेरेंट्स कंसीव करना चाहते हैं, बेबी लेना चाहते हैं, लेकिन वो नॉर्मली नहीं ले सकते, या फीमेल के बच्चादानी में यूट्रस में कोई मसला होता है, या कि नॉर्मली वो कंसीव नहीं कर पाते, तो फिर आईवीएफ कराते। बहुत से लोग जिनको 10 साल गुजर गए हैं, इवन के 15 ईयर्स तक हो गए हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे, उनके पास बच्चे नहीं है, तो आईवीएफ के थ्रू वो अब माशाल्लाह उनके पास बच्चे हैं और सारा कुछ है। तो इसमें बहुत से विटामिन हैं जो फर्टिलिटी के लिए लाजमी होती है, जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये चीज़ें ये आपको सैलड से और फ्रूट से मिल सकती हैं। उसके अलावा आप अपनी डाइट में प्रोटीन्स भी लें, और उसके अलावा आप डेली एक्सरसाइज करें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप अपना वेट रिड्यूस करें, आइडियल बॉडी वेट लेकर आएँ, और इसमें आपको ये जो सारी चीज़ें आपको कंसीव करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो हकीमों की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा जो है ना आपकी किडनीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं। स्पेशली वो कि दवाई क्या होती है, फक्की होती है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एलए। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की फेमस डॉक्टर शगुफ्ता। डॉक्टर साहबा, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बांझपन क्या चीज है? बांझपन जिसको मेडिकल टर्म में हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, इसमें ये होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ मतलब शादी के 1 साल वो ट्राई करते रहते हैं कंसीव करने की, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं कि ना इसको ना बांझपन है। जो बांझपन होता है इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कि प्राइमरी बांझपन, और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में ये होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं शादी के बाद उन्होंने एक बार भी कंसीव नहीं किया होता, या उनके बच्चा नहीं हुआ था। और सेकेंडरी में ये होता है कि मतलब शादी उनकी होती है, उनका एक बेबी होता है या 2 बेबी होते हैं, फिर उसके बाद वो ट्राई करते रहते हैं 1 साल, इवन के 2, 3, 4, 5 साल तक गुजर जाते हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाते, तो उसको हम सेकेंडरी बांझपन भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, आईवीएफ क्या चीज है? आईवीएफ जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। जो बेऔलादी है ये एक परमानेंट बीमारी नहीं रह चुकी। आईवीएफ जो है ना, ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए जो पेरेंट्स कंसीव करना चाहते हैं, बेबी लेना चाहते हैं, लेकिन वो नॉर्मली नहीं ले सकते, या फीमेल के बच्चादानी में यूट्रस में कोई मसला होता है, या कि नॉर्मली वो कंसीव नहीं कर पाते, तो फिर आईवीएफ कराते हैं। आईवीएफ में ये इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी सादा लफ्ज़ों में कहते हैं। इसमें ये होता है कि फीमेल से उसका ओवा और मेल से उसका जो स्पर्म होता है उसको लेके लेबोरेटरी में उनकी फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको हम दोबारा फीमेल की बच्चादानी में रख देते हैं, और फिर वो बच्चा वहाँ पे ग्रो करता है। इसको हम आईवीएफ कहते हैं, या फिर इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। और आजकल मतलब ये थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट है, लेकिन सक्सेसफुल भी है। बहुत से लोग जिनको 10 साल गुजर गए हैं, इवन के 15 ईयर्स तक हो गए हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे, उनके पास बच्चे नहीं है, तो आईवीएफ के थ्रू वो अब माशाल्लाह उनके पास बच्चे हैं और सारा कुछ है। डॉक्टर साहब, कितनी साल तक इंतजार करना चाहिए अगर बच्चा नहीं हो रहा? अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया और आपने अभी तक कंसीव नहीं किया, तो ये एक नॉर्मल है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ठीक है, इवन कि 2 साल तक भी नॉर्मल होता है। हस्बैंड वाइफ अगर वो अपने टेस्ट कराते हैं, दोनों नॉर्मल हैं, तो वो कंसीव नहीं कर रहे, तो ये एक नेचुरल सी बात है। इवन कि हम लोग तो 1 साल तक कोई मेडिसिन भी नहीं देते कि आप ना वेट करें, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी में शादी के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि ना बच्चा पैदा करें, तो वो मतलब कपल भी इतना प्रेशर होता है कि अभी 2-4 महीने ही गुजरते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू कर देते हैं कि हम कंसीव नहीं कर सकते। 1 साल तक आप वेट करें, और ये नेचुरल है कि अगर 1 साल तक आप कंसीव नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, तो आपको वेट करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि बेटा या बेटी इंतखाब आपका, ये बात सही कि गलत है? देखिए, अभी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन इतनी भी नहीं की कि मतलब इंसान जो है उसके इख्तियार में हो कि मैं बेटा पैदा करूं या बेटी करूं। ये कुछ डॉक्टर्स हमारे हैं, वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाए होते हैं, इश्तिहारात लगाए होते हैं कि अगर आपने बेटा लेना है तो आप हमारे पास आए। एक तो वो हमारे जो लोग हैं उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, आम से पैसे बटोरते हैं, और इनको इस लालच में कि बेटा होगा आपका, हमसे ट्रीटमेंट कराएं। तो बस ये लोगों को लूटने का एक तरीका है, और वो अपनी सस्ती शोहरत के लिए बस ये ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि नॉर्मली कंसीव नहीं कर सकते तो जदीद ट्रीटमेंट के थ्रू आप बेबी ले सकते हैं, लेकिन इतनी जदीद टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई कि आप जो है ना जेंडर खुद डिसाइड कर लें कि हमारा जो कमिंग बेबी है वो बेटा होगा या बेटी होगी।
बेबी हासिल करने के लिए कौन सी ऐसी खुराक ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए? खुराक वैसे आपको अपनी जो डाइट है उसमें हर चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। जो स्पेशली जो है ना फ्रेश जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो फुल ऑफ वाइटामिन्स होती हैं। तो इसमें बहुत से वाइटामिन्स हैं जो फर्टिलिटी के लिए लाजमी होती है, जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी है। ये चीज़ें ये आपको सैलड से और फ्रूट से मिल सकती हैं। उसके अलावा आप अपनी डाइट में प्रोटीन्स भी लें और उसके अलावा आप डेली एक्सरसाइज करें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप अपना वेट रिड्यूस करें, आइडियल बॉडी वेट लेकर आएँ और इसमें आपको ये जो सारी चीज़ें आपको कंसीव करने में बहुत हेल्प करेंगी। डॉक्टर साहब, ये आपने देखा कि अक्सर लोग मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बेबी लेने के लिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे तो ये है कि नेचुरली 1 ईयर तक वो वेट करें। अगर उसके बाद वो कंसीव नहीं करते तो वो खुद मतलब कि बताए गए टोटकों पे ना जाएं। जैसे कि वो फलानी थी, उस जैसे हमारे यही रिवाज है कि मेरी कज़न थी, उसके बेटा नहीं हो रहा था या उसके औलाद नहीं थी तो उसके फलानी मेडिसिन खाई तो फिर वो उसने कंसीव कर लिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएं, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वहाँ पे अपना चेकअप करवाएं। फिर आपके डॉक्टर जो आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं वो मेडिसिन यूज़ करें। किसी के कहने पे कोई भी मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि नेचुरली 1 ईयर तक तो मतलब कंप्लीट आप वेट करें और उसके बाद भी अगर आप कंसीव नहीं करते तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप लें कि आपने अपना चेकअप करवाना है और किसी अच्छी स्पेशलिस्ट से, कंसल्टेंट से आपने ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर साहब, ये आपने देखा होगा अक्सर जो लोग अगर बेबी नहीं हो रहा तो वो क्या करते हैं, हकीमों के पास चले जाते हैं, मुख्तलिफ कुश्ते इस्तेमाल करते हैं। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो जो हकीमों की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा जो है ना आपकी किडनीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं। स्पेशली वो कि दवाई क्या होती है, फक्की होती है, आपको पता ही नहीं होता कि उसकी कंपोजिशन क्या है। उल्टा उसमें आपको फ़ायदा तो कोई नहीं देना होता, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आपको ये फक्की वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक दौर था कि जब मेडिसिन ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो लोग जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें पुराने तरीकों से को छोड़ के अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और हकीमों की बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मियाँ बीवी को कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? मियाँ बीवी को वैसे जो हमारी सोसाइटी में ना अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो वो मतलब सब लोग यही कहते हैं कि ना ये जो औरत में ही कोई मसला होगा, इसमें ही कोई मसला होगा, यही मां नहीं बन सकती। हालांकि बच्चा पैदा ना होने में हस्बैंड वाइफ दोनों मतलब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप जब किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको डिफरेंट फर्टिलिटी टेस्ट होते हैं, मेल के सेपरेट होते हैं, फीमेल के सेपरेट होते हैं। फीमेल के वो हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें देखते हैं कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक हैं कि नहीं। मेल में भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं, स्पर्म एनालिसिस कराते हैं, उसमें देखते हैं कि उनमें प्रॉपरली स्पर्म बन रहे हैं या नहीं, अगर वो बन रहे हैं वो नॉर्मल हैं या उनका काउंट भी ठीक है या नहीं। तो इसलिए आप खुद से कोई टेस्ट भी नहीं करवाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो भी वो आपको एडवाइस करते हैं किसी अच्छी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाएं और उसके बाद अपने जो आपका डॉक्टर है उससे ही कंसल्ट करें दोबारा से। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आप ऐसे ना करें कि अगर एक जगह से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई बंदा आपको कहता है कि नहीं ये डॉक्टर तो अच्छे नहीं है, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएं। जब आप एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं तो फिर वो आप 0 पॉइंट से ही वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। इसमें एक तो आपका मनी आपका ज़्यादा कंज्यूम होता है और दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो जहाँ से आपने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, पहले तो जब आपने डॉक्टर के पास जाना है तो आपने अच्छे से मतलब पता कर लेना है कि आया कि ये जो कंसल्टेंट हैं ये अच्छे हैं भी कि नहीं हैं। पहले जाएं और जो उनसे भी आपके कंसल्टेंट है फिर उससे ही ट्रीटमेंट जो है आप वो कंटिन्यू करें, क्योंकि उसको आपकी हर चीज़ के बारे में पता होगा, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री के बारे में, जौन सी मेडिसिन वो आपको दे चुके हैं उसके बारे में और जो नहीं वो दे चुके उसके बारे में। अगर आप एक को छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं, वो जो प्रीवियस आपका जितना वर्कअप हुआ होता है वो सारा वेस्ट होता है और वो फिर नए सिरे से आपका स्टार्ट कर देते हैं जो भी आपके नए कंसल्टेंट होंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर आपने देखा होगा जब नई नई शादी होती है तो मियाँ बीवी कहते हैं अभी हमने 1 साल तक बच्चे नहीं लेने, वो मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ये ना ट्रेंड है, जब शादी होती है ना तो कपल कहते हैं कि 1-2 साल हमने इंजॉय करना है तो उसके बाद हम बेबी लेंगे। तो उसमें ये होता है कि वो खुद अपनी मर्जी से डिफरेंट वो टैबलेट्स और कैप्सूल्स और इवन के इंजेक्शन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन कि उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता लोगों की बातों पे। आजकल जो मतलब यूट्यूब पे और उसके बाद गूगल से सर्च करके वो मतलब खुद ही डॉक्टर बने होते हैं, खुद मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो उन मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसको उनको कहते हैं कि वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस होते हैं, तो वो अगर आपने लेने भी हैं तो आप किसी से कंसल्ट करें
किसी अच्छी जगह पे जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर लें, क्योंकि ऐसे होता है कुछ लोग खुद से ही मेडिसिन यूज करते रहते हैं, फिर बाद में ये होता है कि जब 1-2 साल गुजर जाते हैं, वो जब कंसीव करना चाहते हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिफरेंट मेडिसिन के इफेक्ट से जो आपका नॉर्मल जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो सारा खराब हो चुका होता है। उसके बाद आपकी इवन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो सारी चीज़ें वो डैमेज हो चुकी होती है, क्योंकि ड्रग्स जो है ना उनके अगर फायदे भी होते हैं तो उनके नुकसान भी होते हैं। इवन कि आप एक सिंपल पैनाडोल भी खाते हैं ना, अगर उसके फायदे भी हैं तो उसके भी बहुत से नुकसान हैं। अगर एक हद से ज़्यादा खाएंगे तो उसकी वजह से भी लीवर टॉक्सिसिटी होती है, आपका लीवर डैमेज हो जाता है। इवन कि हमारे तो पैनाडोल का भी बहुत रिवाज है, कुछ भी हो जाए आपने पैनाडोल खा लेनी, ये नहीं देखना कि उसके भी कितने साइड इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर साहिबा अक्सर आपने देखा होगा नीली गोलियों का इस्तेमाल करें, ये क्या नीली गोलियां क्या चीज है? ये नीली गोलियां कुछ भी नहीं है, एक ना मतलब लोगों की तरफ से बनाई हुई चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता और आपने कभी नीली गोलियां लेनी भी नहीं, उसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा, ना ही तो उससे आपका बेबी स्ट्रॉन्ग होगा। बल्कि मैं आपको बात बताऊं, जो लोग मतलब बगैर किसी के मशवरे से ये कॉन्ट्रासेप्टिव या फैमिली प्लानिंग पिल्स लेते रहते हैं ना, अगर उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है और तब उनको पता नहीं चलता तो लेते हैं, तो इससे बच्चे पे बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसकी कई बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, प्री टर्म लेबर हो जाता है, बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं और उनका वजन और उनकी हाइट भी मतलब नॉर्मल बच्चों से कम होती है। तो इसलिए आपने नीली गोलियों से हमेशा परहेज करना है। डॉक्टर साहिबा अगर ट्विंस बेबी लेने हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो ट्विंस बेबी है इसका भी इंसान का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं उनकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ना फैमिली हिस्ट्री या फिर हम कह सकते हैं हेरिडिटी है। कुछ फैमिलीज जिनमें प्रीवियस उनके हो कि उनके ननियाल में या ददियाल में ट्विंस हैं, तो मतलब चांसेस होते हैं कि उनकी फैमिली में कपल में ट्विन प्रेगनेंसी हो। उसके अलावा कुछ फीमेल्स जिनकी मल्टी पैरिटी हो, मतलब उनके मोर देन 4-5 चिल्ड्रन हो, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि ना उनकी ट्विन प्रेगनेंसी हो। और कुछ जब एज फैक्टर भी इसमें डिपेंड करता है कि कुछ खवातीन जिनकी एज 35 प्लस होती है तो उनमें भी ट्विन प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसे इसमें इंसान का कोई रोल नहीं, कि एक नॉन नेचुरली होता है। शादी किस उम्र में होनी चाहिए? शादी की जो बेस्ट एज है वो 20 to 30 ईयर तक है, क्योंकि ना इसमें एक तो आपकी सबसे जो बेस्ट एज है इसमें आपकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है, ये आपकी रिप्रोडक्टिव एज का बेस्ट टाइम है। अगर आप इस एज में शादी करते हैं तो आपको बच्चे पैदा करने में, कंसीव करने में, अपनी फैमिली कंप्लीट करने में कोई मसला नहीं होगा। अगर 20 से कम या 18 ईयर से कम एज होगी तब भी आपके बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, स्पेशली फैमिली कंप्लीट करने में। जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है, 30 ईयर से ज़्यादा होती है, तो आपकी फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, मेल में भी और फीमेल में भी। और इवन की 35 ईयर एज के बाद तो बहुत ज़्यादा आपकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, आपको बेबी लेने में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, इससे जो आपकी मैरिड लाइफ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो मेरे ख्याल से तो मतलब सब लोगों को 20 और 30 के दरमियान शादी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चे कम होने चाहिए या ज्यादा? बच्चे जैसे हमारा जो कंट्री है वो कितने मतलब बहुत बड़े हालात का शिकार है, तो मेरे ख्याल से कम ही होने चाहिए। जितने आपके कम बच्चे होंगे आप उनकी अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। आजकल एजुकेशन बहुत महंगी है, तो अगर आपके 5 बच्चे होते हैं तो आप उनकी बेसिक जो नीड्स हैं वही पूरी कर रहे हैं तो बहुत है। तो उसके अलावा उनको एजुकेट करना, उनका अच्छा फ्यूचर देना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके 1 या 2 बच्चे होंगे तो आप उनकी परवरिश अच्छी कर पाएंगे, उनको एजुकेट कर पाएंगे, उनको एक अच्छा फ्यूचर दे सकेंगे। इसलिए बच्चे तो 2 ही अच्छे होते हैं। कम बच्चे खुशहाल कराना। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी हॉबीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जितने भी मेडिकल फील्ड वाले हैं उनको बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता। एक तो आपकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो इतने हेक्टिक होते हैं, फिर फैमिली को टाइम देना, तो हॉबीज के लिए तो बहुत ही कम टाइम बचता है। तो मुझे ना कुकिंग का बहुत शौक है, उसके अलावा मैं डिफरेंट गेम्स भी खेलती हूँ और उसके अलावा बुक रीडिंग भी मेरी हॉबी है। खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? मुझे चाइनीज कुकिंग का बहुत शौक है। मैं मैक्रोनीज बहुत अच्छी बनाती हूँ, फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनाती हूँ, और इसके अलावा और भी मतलब मेरा दिल करता है मैं जितनी भी जो चाइनीज कुकिंग है ना उसमें मैं एक्सपर्ट हो जाऊँ। चाइनीज बनाने का आपको बहुत शौक? हाँ जी, मुझे बहुत शौक है। इसका मतलब अगर हमने चाइनीज खाना खाना हो तो आपकी तरफ आ सकते हैं? जी, मोस्ट वेलकम, जब आपका दिल चाहे आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स भी करती हैं या नहीं करती? जी, स्पोर्ट्स में करती हूँ, मुझे बॉलिंग का बहुत शौक है। और बॉलिंग जब भी मुझे टाइम मिलता है, स्पेशल मैं टाइम वीकेंड पे निकाल के अपनी फ्रेंड्स के साथ बॉलिंग के लिए जाती हूँ। तकरीबन हर वीकेंड ही जाती हूँ मैं। डॉक्टर साहब बॉलिंग करने के लिए आप कहाँ पे जाती हैं? और मैं स्पेशल हर वीकेंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ अपटन एलए में जाती हूँ। उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, और मैं वहाँ जाके बड़ा मेंटली फ्रेश फील करती हूँ। बल्कि जो मेरी वीकेंड की सारी हेक्टिक रूटीन की जो थकन होती है वो सारी वहाँ जाके उतर जाती है और मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ। डॉक्टर साहब जिन खवातीन ने आपसे मिलना हो, जो आपसे टिप्स लेना चाहती हैं, जो खवातीन
इसका मतलब वो आपके पास हफ्ते में एक दफा अप टाउन एलए जरूर आ जाएं। जी बिल्कुल ज़रूर, मैं हर वीकेंड पे आती हूँ और अक्सर काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, तो जब से मिलते हैं तो मैं इनको काफ़ी गाइड करती हूँ और वो बहुत खुश भी होते हैं। तो बिल्कुल आप ज़रूर आ सकते हैं अप टाउन एलए में और मुझसे जितनी मर्जी टिप्स लें, गाइडलाइंस लें, जो मर्जी पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँ। जो आपका इंटरव्यू सुन रही हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगी उनको? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, सबसे पहले अपना ख्याल, उसके बाद दूसरों का, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आप हेल्दी हैं तो आप अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती हैं। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं अच्छी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप अपना ख्याल रखें, उसके बाद दूसरों का, क्योंकि अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं होंगी तो फिर आप दूसरों का ख्याल भी नहीं रख पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक बात जरूरी ये है कि ये बताएं कि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहने के लिए अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, दिन में 5 मिनट ही निकालें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। जो उनसे आपका फेवरेट काम है ना, कुछ लोग होते हैं उनको म्यूज़िक पसंद होता है तो वो म्यूज़िक को टाइम दें। कुछ लोग होते हैं उनको गेम्स पसंद होती हैं तो वो अपनी फेवरेट गेम्स खेलें। कुछ लोग होते हैं उनको कोई टीवी शोज़ पसंद होते हैं तो वो ज़रूर टीवी शोज़ देखें, लेकिन अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। आपने देखा होगा कि हम अपनी पूरे दिन में अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते। फैमिली के लिए, दूसरा ड्यूटी आवर्स, हर चीज़ के लिए टाइम होता है, लेकिन हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाज़रीन डॉक्टर शगुफ्ता की बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आपने इनसे फ़ायदा भी हासिल किया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।